हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ चैप्टर जनरल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी सीखा था, लॉस बाय फायर, उसकी रिकवरी, या फिर ड्राइंग्स इन काइंड, चैरिटी, या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स, आज हम उस चीज की प्रैक्टिस बाय वे ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग नया शुरू करेंगे, यानी कि नया हमने जो करना है वो एक क्वेश्चन के बाद पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने किया था उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, आप लोगों की बुक में पेज नंबर 8.27 है ना। पेज नंबर 8.27 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहता है, आओ पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 वर यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ये उसकी ड्राइंग्स इन काइंड है। 200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स, हरी से हमने कुछ पैसे लेने थे, उसमें से 200 रुपए डूब गए। गुड्स अनइंश्योर्ड, यानी कि इसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3,000, जो कि उसकी परचेज कॉस्ट थी 3,000 रुपए पे, जिसको हमने खरीदा था, वह डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि उनमें आग लग गई और नुकसान हो गया। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800, 1,000 रुपए की गुड्स डैमेज हुई थी, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का क्लेम एडमिट किया एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 800 रुपए का ही चेक उनको रिसीव हुआ है, हमें रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से। अगला पॉइंट लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टेड 500 गिवन एज चैरिटी, जिसका कि सेल प्राइस था 600। अब ये 600 सेल प्राइस था, सेल तो हुई नहीं, दिया क्यों हुआ है, इररेलेवेंट है। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल इररेलेवेंट है कि 600 रुपए में हम इसको बेच सकते थे। अब बेच सकते थे का क्या मतलब है, जब आपने बेचा ही नहीं तो आप हमें क्यों बता रहे हैं इसका सेल प्राइस। तो हम तो इसको एट कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। पेड लैंडलॉर्ड 1,500 फॉर रेंट, हमने कुछ खर्चा कर दिया, रेंट पे कर दिया अपने लैंडलॉर्ड को। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, द प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। देखो बच्चों, लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। यहां तक, इस लाइन तक जब लिखा हुआ था सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, तो इससे हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 5,000 रुपए का हमने घर का फर्नीचर सेल कर दिया, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन जब ये लाइन पढ़ी, अगली लाइन द प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, इसका मतलब इसको एज अ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में, या फिर एडिशनल कैपिटल की तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, चलो अब हम लोग इसका आंसर करते हैं अपने लॉजिक्स के साथ में। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो हैं वो याद हैं। अगर याद नहीं किए हैं अभी तक तो बच्चों जल्दी से याद करो, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं। रूल्स को याद किए बिना आप लोगों का कुछ नहीं बनने वाला, तो बच्चों याद करना जरूरी है। चलिए, आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 8.27, ठीक है जी। और फिर आप लिखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 8। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अब बुक आप अपने पास रखेंगे। गुड्स परचेज फॉर 5,000 वर यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने यूज कर लिया, जो कि गुड्स परचेज की गई थी। क्या हमने गुड्स को सेल किया है? नहीं। सेल के अलावा क्या गुड्स कम हुई है? हाँ।
तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो कि ये क्या है, ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स इन काइंड, और वो भी कितने की, 5,000 रुपए की, 5,000 रुपीज की ये ड्राइंग्स इन काइंड है। ठीक है, एक काम कीजिए बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में सिखाया था, आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जब जर्नल एंट्रीज करना सीखा था तो हम कैजुअली इसको लिख देते थे, लेकिन हमारे मार्क्स जो हैं वो फॉर्मेट के मिलते हैं। आप डेट का जो कॉलम है वो चाहे छोटा बना लीजिए। क्यों छोटा बनाना है इसको, इस वजह से क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर डेट्स गिवन ही नहीं है। पर्टिकुलर का एक बड़ा सा कॉलम बनाइएगा, लेजर फोलियो छोटा सा सिर्फ, और डेबिट और क्रेडिट के ठीक ठीक कॉलम। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे लिख दिया डेट, इधर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स थी। ड्राइंग्स कितने की थी, 5,000 रुपए की थी। और ड्राइंग्स होने की वजह से हम लोग क्या एंट्री करेंगे, अगर ड्राइंग्स होती हैं हमारी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमारी कैपिटल कम हो जाती है और हमारे परचेजेस कम हो जाएंगे। परचेजेस क्यों कम होंगे, क्योंकि ये स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया था, हमारा स्टॉक रिड्यूस हो गया था और हमारी सेल भी नहीं हुई थी। याद है मेरा गोल्डन रूल, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में, लास्ट ही क्लास में हम लोगों ने ये गोल्डन रूल सीखा था। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, लिखा था हम लोगों ने एक गोल्डन रूल, ये रहा, ये देखो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था कि इफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय एनी रीजन अदर देन सेल देन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यानी कि अगर गुड्स कम हुई है और सेल भी नहीं हुई है तो उस केस में क्या होगा, हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो चलो, तो हमारी ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एक अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो दूसरा क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक, 5,000 और 5,000 बीइंग गुड्स withdrawn for personal use। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पढ़ते हैं। 200 ड्यू फ्रॉम हरी एंड आर बेड डेट्स। यानी कि हमने हरी से 200 रुपए लेने थे और वो उसने डुबो दिए, यानी कि उसने हमें नहीं दिए। जब हम पैसों को लेना होता है हमें किसी से, तो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। तो अगर कोई पर्सन हमें बैड डेट्स दे देता है, अगर कोई पैसे डुबो देता है, तो उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स क्या है, एक लॉसेज हैं, और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं बच्चों, याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नॉमिनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो यहां पे डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बैड डेट्स। तो मैंने यहां पे लिख दिया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा हरी का नाम। ठीक है जी, टू हरी। ठीक, कितने रुपए लेने थे हमने इनसे, 200 रुपए। ठीक है, तो नहीं मिल पाए, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ओके, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि हमारी कुछ गुड्स जो कि अनइंश्योर्ड थी,
अनइंश्योर्ड थी 3,000 रुपए की, वो डिस्ट्रॉय हो गई फायर में। तो अब दो चीजों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी तो बीच में है नहीं, एक तो सेल नहीं हुई है हमारी, ठीक है, लॉस हुआ है, गुड्स हमारा स्टॉक खत्म हो गया, कम हो गया स्टॉक, यानी कि जल जाने से लॉस बाय फायर हुआ था ये, हाँ जी, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारा परचेज अकाउंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल तो हुई नहीं है। अभी अभी हमने गोल्डन रूल पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि सेल के अलावा अगर किसी भी तरीके से हमारे गुड्स कम हो जाते हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? लॉस बाय फायर। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कितने का था ये? 3,000 रुपए का सामान था। 3,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में। और यहां पे हम नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800, ठीक है। चलो इस चीज को जरा एक बारी समझते हैं बच्चों। हाँ जी, हमारा क्लेम कितना का था? हमारे जो लॉसेस हुए थे वो लॉसेस कितने के हुए थे? सर हमारे लॉसेस हुए थे 1,000 रुपए के, ठीक है, 1,000 के हमारे लॉसेस हुए थे, ठीक है। और हमें क्लेम कितने का मिला? मनी रिसीव्ड कितनी थी इंश्योरेंस कंपनी से? सर ओनली 800। इसका मतलब 200 रुपए का जो लॉस था ना, रिमेनिंग लॉस, ये कौन बियर करेगा? ये हम लोग, हमारा बिजनेस बियर करेगा। तो अब इसमें होगा क्या? एक इफेक्ट आएगा किस पे? एक इफेक्ट आएगा कैश पे या फिर बैंक पे। दूसरा इफेक्ट आएगा इंश्योरेंस कंपनी पे, ठीक। और तीसरा जो इफेक्ट आएगा बच्चों, वो इफेक्ट आएगा लॉसेस। अब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सनल अकाउंट में इनकी सेटलमेंट होगी, यानी कि पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से चलेंगे। जो रिसीवर होगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो गिवर होगा वो कौन हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रिसीवर कौन था? बैंक था। और गिवर कौन था? इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। अच्छा, लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होने वाला है। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तो लॉसेस हैं इसलिए डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में बैंक और लॉसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट, ठीक है जी। और इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनाए हम बिल्कुल फेयर सी जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे को कितने पैसे दिए हैं? सिर्फ 800 रुपए दिए हैं, ठीक। तो हमारे पास में 800 रुपए तो आ जाएंगे बैंक में, 200 रुपए के रिमेनिंग लॉसेस, और इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने लॉसेस ट्रांसफर किए थे वो कितने के थे? 1,000 रुपए के थे, ठीक है जी। और इसकी नरेशन आप लोग बीइंग करके खुद
लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब फोर्थ एंट्री के बाद में नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, एक अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए फटाफट से लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। डेट हमेशा आपको छोटा ही रखना है कॉलम, वैसे यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी बेटा क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट, यहाँ मैंने लिख दिया डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमारे पास फिफ्थ एंट्री है, तो डेट के कॉलम में मैं फिफ्थ एंट्री डाल देता हूं। अच्छा देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, जिसका कि सेल प्राइस 600 था। अभी मैंने डिस्कस किया था 600 से हमें कोई लेना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना 600 रुपीज से। ठीक है, हम तो इसकी 500 से एंट्री करेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि सेल हुई है क्या? नहीं। स्टॉक कम हुआ है क्या? हाँ। अगर सेल नहीं होती और स्टॉक कम होता है तो क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो डेबिट क्या होगा, चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 रुपीज से। याद रखना 600 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीइंग और आगे आपका काम। ठीक है, पूरी की पूरी वही नरेशन लिख देंगे। सिक्स्थ पॉइंट में क्या लिखा है, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, पेड लैंडलॉर्ड ₹1500 एज रेंट। अब रेंट क्या है, रेंट हमारा एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, रेंट हमारा क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, दूसरा इफेक्ट सर कैश पे पड़ने वाला है। कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। मॉडर्न अप्रोच में यही लिखा है। सारे सिस्टम सेम ही है जी, यानी कि एंट्री आपकी सेम ही बन करके आएगी और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप कोई भी चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कीजिए चाहे मॉडर्न अप्रोच फॉलो कीजिए, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा दोनों अप्रोचेस से। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने का अमाउंट था ये, 1500 रुपीज का। बीइंग रेंट पेड। अच्छा ये तो मुझे आपसे लिखवाना चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, अच्छा काम गलती से हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, वी आर हार्डली कंसर्न। आप अगर बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, हाउस होल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन रुको, आगे ही लिखा हुआ है प्रोसीड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, यानी कि जो भी कैश रिसीव हुआ था ना उससे, वो उसने कहा बिजनेस में लगा दिया। अब जब वो उसने बिजनेस में लगा दिया तो इससे क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा और साथ ही कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। जब कैश बढ़ता है यानी कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, तो कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि अगर एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने का, 5000 रुपीज का। ठीक, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इन बिजनेस। ओके,
ये हमारी एंट्री हो गई। अच्छा जी, अब जो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराना था वो तो मैंने करा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स। ठीक, आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज कुछ नई बातें। ये हमने क्या किया था, हमने तो सर पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को बाय वे ऑफ एन इलिस्ट्रेशन रिवाइज किया था, है ना। तो आज की क्लास तो अब शुरू होगी। ये सही है सर, क्लास तो कितनी पहले से शुरू हो चुकी है और आप हमें कह रहे हैं कि क्लास अब शुरू होगी। भाई क्लास शुरू होने का मतलब क्या होता है, जब कुछ नया सीखने को मिले, तो नया तो आपको अब सीखने को मिलेगा, नया आपको अब सीखने को मिलेगा। चलिए देखो बच्चों, हमारे पास में कुछ और चीजें हैं। अगला पॉइंट हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको आगे कंटिन्यूशन में ही करता हूं, और अभी हमने जो लास्ट क्लासेस में सीखा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं इसको नंबर दे देता हूं। यहाँ पे मैंने ABCDE लिखा था, चलो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आज हैश टैग से काम चलाते हैं। यानी कि कोई भी नई चीज अगर हम सीखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आज हैश। ओके, चलिए आप लिखिएगा ऊपर हेडिंग। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम सेल या परचेज करते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज होंगी, ये आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को। देखो बच्चों, होता क्या है, हम दो चीजें परचेज करते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दो चीजें परचेज करते हैं, ठीक। अगर हम परचेज करते हैं गुड्स, चलिए मैं यहां पे आपको बना के ही दिखा देता हूं। हम बिजनेस के अंदर दो टाइप्स की आइटम्स को परचेज करते हैं। एक तो करते हैं हम गुड्स जिनका कि हम रीसेल करेंगे, और दूसरी चीज होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स जिनको कि हम रीसेल नहीं करेंगे। इसको तो हम बिजनेस पर्पस में यूज करने के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, यूटिलाइजेशन इन बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं। तो अब ये तो हम सीख चुके हैं, आज हम इसको सीखने वाले हैं। फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेज करते हैं या फिर उसका सेल करते हैं तो हम किस तरीके से इस चीज को करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आज हमने सीखना है। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। मान लो हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, ठीक है। देखो हम लिखेंगे क्या, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक, ए पार्ट। अब इसका इफेक्ट किन चीजों के ऊपर पड़ेगा, या तो हम कैश में खरीदेंगे या फिर हम क्रेडिट पे खरीदेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, उसके दो मेथड होते हैं, दो तरीकों से हम परचेज कर सकते हैं। मेथड क्या, दो तरीकों से हम परचेज कर सकते हैं, कि ऑन कैश या फिर बैंक, कुछ भी हो सकता है, या फिर ऑन क्रेडिट, ठीक है बच्चों। पहले मैं ऑन कैश की ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं, ऑन कैश या फिर बैंक। तो हमारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट पे, फिक्स्ड एसेट पे, और दूसरा कैश पे, ठीक। अगर फिक्स्ड एसेट पे फर्क देखना है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट हमारा एक एसेट है, एसेट रियल अकाउंट में जाता है, और रियल अकाउंट में क्या बोला जाता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश भी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट से ही
ट्रीट किया जाएगा, और दोनों पे जब सेम रूल लग रहे हैं तो हम इसको एक ही जगह लिख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताओ आया क्या है? आया है फर्नीचर, ओ फिक्स्ड एसेट, और गया क्या है? कैश। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज। यहां पे गलती से परचेज अकाउंट को ओपन मत कर देना, क्योंकि परचेज अकाउंट तब ओपन करते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं, यानी कि रीसेल पर्पस के लिए। इसका रीसेल पर्पस थोड़ी था। ठीक। अच्छा, अगर मान लो हमने कैश से ना किया हो, बैंक से किया हो, तो एंट्री क्या होंगी? सोचने वाली बात है। देखो जी, अगला पॉइंट लिखते हैं, व्हेन फिक्स्ड एसेट। पता नहीं मेरे मुंह से बार बार फिक्स्ड एसेट की जगह आज फर्नीचर क्यों निकल रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो समझदार हैं। व्हेन फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर फ्रॉम या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन फिक्स्ड एसेट परचेज बाय बैंक। ठीक है जी, हमने बैंक से इसको परचेज करवाया, यानी कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे कराया परचेज। फिक्स्ड एसेट क्या है? एक इफेक्ट तो पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स पे। सर एसेट्स है, और एसेट्स जब बढ़ते हैं, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट में निपटा दिया मैंने इसको। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या आता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन के अंदर क्या हो जाता है? फिक्स्ड एसेट आ रहा है, फिक्स्ड एसेट आ रहा है तो डेबिट होगा। तो चाहे ये अप्रोच लगा लो चाहे वो अप्रोच लगा लो, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने मॉडर्न अप्रोच लगाई थी ऊपर वाले में, अब नीचे वाले में ट्रेडिशनल अप्रोच लगा दूंगा। देखो बैंक, बैंक क्या है? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन में पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अब बताओ बैंक रिसीवर था या गिवर था? सर गिवर था। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज बाय बैंक। ओके, तो हमने क्या किया? इसको कैश या बैंक दोनों से ट्रीटमेंट देख लिया। चलो अब आगे चलते हैं। अगर मान लो फिक्स्ड एसेट को हमने परचेज किया हो ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगला पॉइंट है बी पॉइंट, फिक्स्ड एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। उधार पे खरीद लिया, पैसे आज नहीं है हमारे पास, हम फ्यूचर में पे करेंगे। फ्यूचर में पे करेंगे तो जिसको हमने पैसे देने हैं उसका उसको हम क्या कहते हैं? सर उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है जी, तो एक तो होगा हमारा फिक्स्ड एसेट, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा किस पे? क्रेडिटर पे, है ना। फिक्स्ड एसेट मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अगर फिक्स्ड एसेट जो कि एसेट्स हैं,
अगर इंक्रीज होंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट, और घट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। लेकिन यहां पे फिक्स्ड एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, परचेज करके हमारी बिजनेस में आ रहे हैं ना, तो बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट। अच्छा, क्रेडिटर्स के ऊपर ट्रेडिशनल अप्रोच लगा देता हूं। मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि एक ही चीज के अंदर हम दोनों अप्रोच को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, या फिर अगर हम कोई अप्रोच नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं ना, तो शॉर्टकट में ऐसा होता है, अगर फिक्स्ड एसेट का पता लग गया है कि वो डेबिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसकी लॉजिक भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्रेडिटर कौन है, पर्सन है। पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्रेडिटर ने हमें सामान दिया था ना, सामान क्या फिक्स्ड एसेट दिए थे ना, तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, गिवर हो जाएंगे, और गिवर क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो सिंपल सी हमारी एंट्री बन जाएगी क्या, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, जहां नीचे कैश आता था वहां क्या आ जाएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर का कोई नाम नहीं है, मैं हरी नाम रख देता हूं इसका, राम, टू राम, क्रेडिटर्स अकाउंट। और नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे हमने कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिए हैं। ओके, तो ये तो थी फिक्स्ड एसेट्स से जुड़ी हुई परचेजेस की एंट्री। व्हाट अबाउट सेल्स, कि अगर हम फिक्स्ड एसेट को सेल कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वो लिख लेते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एक बात बताओ, आपने सर इस चीज को क्या रीसेल करने के लिए लिया था, नहीं, हमने तो सर फिक्स्ड एसेट को यूज करने के लिए लिया था। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग अपने घर पे अगर एक सोफा मंगाते हो या बिजनेस में एक सोफा मंगाते हो, थोड़े टाइम बाद यूज करके आप उसको परेशान हो जाते हो या फिर वो चीज खराब होने लगती है, तो हम क्या कहते हैं, इसको बेच दो और बेच करके नया सामान ले आओ। तो ये वो वाली सेल है, यानी कि हमारा हमारा कोई इरादा नहीं है इसका बिजनेस खोलने का, क्योंकि हम कोई कबाड़ी थोड़ी हैं जो पुराने फिक्स्ड एसेट को बेचें या खरीदें। ठीक है जी, तो हमारा काम तो नॉर्मल अपना बिजनेस है, जो भी हम करते हैं किसी भी टाइप का बिजनेस, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कुछ फिक्स्ड एसेट थे और वो फिक्स्ड एसेट आज हम बेचना चाहते हैं। तो ये वो वाला फिक्स्ड एसेट, ये वो वाली सेल है। अब जब ये सेल होगी ना, तो वो तीन तरीके से होगी। जब आप एक बात बताओ, आप किसी कबाड़ी को कोई सामान बेचते हो, तो या तो आपके प्रॉफिट पे होता है, या फिर लॉस पे होता है, या फिर इक्वल अमाउंट्स पे होता है। ठीक है, तो अगर क्या क्या ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर ये प्रॉफिट पे हुआ या लॉस पे हुआ, तो किस तरीके से इसको हम करेंगे, वो हमें क्या नाम है, चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो फिक्स्ड एसेट जो सेल होते हैं ना, ये होते हैं एट प्रॉफिट, या फिर एट लॉस। अच्छा एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये प्रॉफिट क्या है, हमारी गेन्स है। ओके, तो इसका मतलब एज पर नॉमिनल रूल प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, तो ये तो हो जाने वाले हैं क्रेडिट। अगर प्रॉफिट का केस हुआ तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट।
और अगर लॉस का केस हुआ तो लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, है ना, यही होने वाला है ना। हाँ जी सर, यही होने वाला है। तो चलो हम ना करते हैं इसको, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। ठीक, चलो जी एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हमारे एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी करीब 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन ये बिक गया कितने में, सोल्ड फॉर 60,000। अब 50,000 रुपए का सामान अगर 60,000 रुपए में बिक जाए तो क्या होगा, मतलब हमने कबाड़ी अंकल को उल्लू बना दिया और उनको हमने बोला कि ये सामान तो 60,000 का है और उन्होंने मान भी लिया, और असल में ये कितने का रह गया था। अब ये पुराना सामान की कीमत तो 50,000 थी, तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हो गया कितने का, 10,000 रुपए का। ओके जी, अब यहां पे क्या है, किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है कैश के ऊपर। फिक्स्ड एसेट बेचने से क्या हुआ है, कैश आएगा ना, और तीसरा है हमारा प्रॉफिट। ठीक, तो चलो देखते हैं इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फिक्स्ड एसेट और कैश कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जल्दी बता दो मेरे को। सर ये तो एसेट्स होते हैं, और एसेट्स के ऊपर मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, है ना। प्रॉफिट के बारे में अभी मैंने बताया था, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि प्रॉफिट्स जो होते हैं उस पे नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो अब हमें दिखाई दे रहा है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी एंट्री क्या बन सकती है। पहले मेरे को एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट के बेचने से फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर डिक्रीज होगा। और कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। ठीक है जी, जब हम सामान बेचते हैं तो कैश आता है और सामान चला जाता है, तो फिक्स्ड एसेट बिक गया, डिक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया। तो अब तो हमारी एंट्री बिल्कुल साफ है कि देखो फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है सॉरी फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश को हमने डेबिट कर दिया। लो अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखो। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होने वाली चीजें क्या थी, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होने वाली चीज थी, और साथ में प्रॉफिट भी, प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट होने वाला था। कैश कितने का आया था, 60,000 का। फिक्स्ड एसेट कितने का गया है, सर असल में तो वो 50,000 का था, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, सर 10,000 का हुआ है। तो देखो डेबिट में 60,000 और क्रेडिट में भी 60,000। ठीक है, तो अब आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग फिक्स्ड एसेट सोल्ड at a profit
ऑफ ₹10,000, यानी कि 10,000 रुपयों के प्रॉफिट पे हमने इसको बेच दिया। अच्छा जी, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमारे को फिक्स्ड एसेट सेल करने पे हो गया लॉस, तो क्या होगा? तो अगली हेडिंग डालिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो चलो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आता है। देखो बच्चों, एग्जाम्पल क्या बोलता है मेरा, मान लो मेरा फिक्स्ड एसेट जो था वो था कितने का? 1,00,000 रुपए का। ओके, और ये बिक गया कितने का? 80,000 रुपए का। ओहो, इसका मतलब ये तो झटके वाली बात है कि 1,00,000 का सामान जो था, यानी कि 1,00,000 का जो फिक्स्ड एसेट था वो सिर्फ 80,000 रुपए में बिका। तो हमारे को क्या हो गया सर? हमें तो लॉस हो गया 20,000 रुपए का। अब इस चीज के अंदर क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी? इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो चीजें इफेक्ट होंगी वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो, नंबर 1 तो फिक्स्ड एसेट, और नंबर 2 कैश, क्योंकि सामान बेचा है तो कैश आया होगा, और नंबर 3 लॉस। फिक्स्ड एसेट और कैश दोनों एसेट की कैटेगरी में आते हैं, और एसेट के रूल क्या कहते हैं कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। यहां पे डिक्रीज होने वाली चीज क्या है? फिक्स्ड एसेट है सर। ठीक है, और इंक्रीज होने वाली चीज क्या है सर? कैश है। और लॉस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल हैं कि अगर लॉसेस हुए तो लॉसेस को हम लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस हुए तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारा कैश डेबिट हुआ था। और लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल अकाउंट भी डेबिट। कंपाउंड एंट्री बनने जा रही है ना ये, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट कितने का था? 1,00,000 का। क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि 1,00,000 रुपए का एसेट हमारा कम हो गया। कैश कितने का आया? सिर्फ 80,000 रुपए का। और लॉस यानी कि 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो हम इसको नरेशन में लिख देंगे, बीइंग फिक्स्ड एसेट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपए के लॉस पे हमने इस फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब सीखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। तो नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नया कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये आपकी पेज नंबर 8.28 पे दिया हुआ बुक के अंदर। ठीक है जी, एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन। देखो जी, मैं आप लोगों को समझाता हूं। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है
कि आपने अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने कुछ खर्चे किए। यानी कि देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आप क्या करते हैं, एक एसी परचेज करके लेके आते हैं। ये रहा हमारा एसी, ठीक है जी, ये हमारा एसी है और ये हमें ठंडी हवा देता है, स्प्लिट एसी है, ठीक है जी। अब इसकी जो अमाउंट थी, इसकी जो कॉस्ट थी, वो थी 50,000 रुपीज। लेकिन ये 50,000 रुपीज का जो एसी है, इस टाइम पे क्या हवा देने लायक है? क्या आप ठंडी हवा खा सकते हैं इससे? नहीं खा सकते। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएंगे और वो इसको फिक्स करेगा। तो इसकी जो फिटिंग एक्सपेंडिचर थे ना, वो थे लेट्स से 5,000। तो हम ये कहते हैं कि हमारा नेट एसी का जो खर्चा है ना, नेट कॉस्ट टू एसी, टू इंस्टॉल एसी वॉज 55,000। 55,000 रुपए खर्च हुए। यानी कि ये कोई रिपेयर वगैरह नहीं था, ये क्या था, ये इसका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि ये कैपिटलाइज नेचर का था, ये तो हुए बिना, इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। तो ये जो 5,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा खर्च किए ना, अगर ये हम खर्च नहीं करते तो हम ठंडी हवा नहीं ले सकते थे। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये एयर कंडीशन तब तक काम नहीं कर सकता था जब तक हम ये कहते हैं कि जितने भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटलाइज नेचर के होते हैं, इनका कैपिटल नेचर होता है, यानी कि फिक्स्ड नेचर होता है। बात समझ में आई? अब जब फिक्स्ड नेचर होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे किसके अंदर? इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो नेट अमाउंट जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। ओके, चलो अब हम इसका ना ट्रीटमेंट देखते हैं, हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। देखो जी, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई थी? हमारी टोटल कॉस्ट हो गई थी 50 + 5 55। तो जब हम लिखेंगे ना यहाँ पे कि हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि फिक्स्ड एसेट जब हम परचेज करते हैं उसको उसके नाम से लिखते हैं। मान लो हमने कैश में किया था इसको परचेज, तो हम इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? एसी अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट को हम नाम से बुलाते हैं, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और हमने ये एंट्री क्यों बनाई? क्योंकि देखो, एसी फिक्स्ड एसेट है, अभी अभी सिखाया था मैंने आप लोगों को, फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, फिक्स्ड एसेट बढ़ गया तो क्या हो गया? डेबिट। मॉडर्न अप्रोच कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहती है डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? एसेट होते हैं। एसेट कहां पे ट्रीट किए जाते हैं? रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो दोनों के ऊपर ही रियल अकाउंट के रूल लग जाएंगे, एसी के ऊपर भी और कैश के ऊपर भी, दोनों ही एसेट हैं। एसी आ रहा है और कैश जा रहा है। अब कैश गया कितना है? कैश गया है सर 50,000 और प्लस 5,000। ओके, तो टोटल वैल्यू कितनी गई है? 55,000। और एसी के साथ में हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस और इंक्लूड कर दिए, तो डेबिट में भी क्या आ जाएगा? 55,000। ठीक है, ओके। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। अब नरेशन के अंदर हम इसका बाइफर्केशन कर देंगे। बीइंग एसी परचेज फॉर 50,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹5,000 पेड।
ठीक है, तो हम ब्रेकअप वैल्यूज लिख देंगे अपनी नरेशन के अंदर। ये था बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं ना तो उसका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए और कुछ जर्नल एंट्रीज लेकर के आएंगे, कुछ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।